दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बहुत सारी बातें हैं और बहुत से सवाल इस मामले पर हैं, जिसमें से मैंने कुछ इस वीडियो में इकट्ठे किए हैं। पहले मैं उनको आपके सामने रखता हूं और आपको लग सकता है कि ये सवाल एक पक्षीय हैं, लेकिन बतौर एक पत्रकार के तौर पर हम लेफ्ट या राइट में नहीं बल्कि सेंटर में खड़े होकर के पॉइंट्स को समझना चाहते हैं और उनमें से जो दोनों पक्षों के वैलिड पॉइंट्स हैं उन्हें समझना, सुनना और बताना बेहद ज़रूरी होता है। इन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से बहुत सारे मैंने आज कुछ आर्टिकल्स में भी पढ़े हैं और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए भी ढूंढे हैं। इनके बारे में राय आप बनाइएगा और कमेंट में लिखिएगा। इजराइल की बात करें तो ये दुनिया का इकलौता यहूदी राष्ट्र है और पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी मोटे तौर पर 16.1 मिलियन यानी लगभग 1,60,00,000 के आसपास है। आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये आबादी दुनिया की कुल आबादी का महज 0.2% है। अब इसकी तुलना आप इस्लामिक आबादी से करिए तो 2023 में मुस्लिम आबादी 2 अरब के आसपास है, यानी दुनिया की कुल आबादी का 25% मुसलमान है। और यानी इस तरह से अगर तुलना करें तो दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुस्लिम है। आज दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं। तमाम ऐसे भी देश हैं जो इस्लामिक नहीं हैं, लेकिन वहाँ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, जैसे भारत में 2 अरब की आबादी के साथ बढ़ता हुआ इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धार्मिक समूह है। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी पीयू रिसर्च की कि 2050 तक मुसलमानों की जो वैश्विक आबादी है वो 2.8 अरब के आसपास होगी, यानी दुनिया की कुल आबादी का 30% सिर्फ मुसलमान होंगे। महज 1400 साल पहले अस्तित्व में आए इस धर्म के पास दुनिया की 1/4 आबादी और 50 से ज़्यादा खुद के देश होना एक बेहतरीन ग्रोथ रेट है। लेकिन अगर अल्पसंख्यक के तर्क पे सोचें, जैसा कि भारत में मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने के नज़रिए से सोचा जाता है, तो पूरे विश्व में बहुसंख्यक मुसलमानों की तुलना में अत्यंत अल्पसंख्यक यहूदी कौम इस दुनिया में संरक्षण और समर्थन की अधिकारी होनी चाहिए या नहीं, ये तथ्य दर्शकों के सामने है, जिसके बारे में राय आपको बनानी है। दूसरा, 29 नवंबर 1947 को जब संयुक्त राष्ट्र में पार्टीशन प्लान हुआ था पैलेस्टाइन के लिए, तो इसमें 2 नेशन थ्योरी का प्लान रखा गया था, यानी एक स्वतंत्र अरब मुल्क और एक स्वतंत्र यहूदी देश की स्थापना की पेशकश की गई थी। ये यूं ही किया हुआ रैंडम सिलेक्शन नहीं था, इसलिए क्योंकि इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले ही इजराइल जो है वो यहूदियों की पवित्र भूमि रही है। ये उनका होमलैंड था, जहां से वो अतीत में खदेड़े गए थे। जिस जगह पर आज इजराइल है उसे बाइबल में भी वादा किए गए देश के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे परमेश्वर ने यहूदियों के पूर्वज और पैगंबर की मान्यता रखने वाले अब्राहम को दिया था। अब्राहम न सिर्फ यहूदी बल्कि ईसाई और इस्लाम में भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और एक तरीके से वो तीनों धर्मों के पूर्वज हैं। 1947 में एक और 2 नेशन थ्योरी प्रभावित हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर के, लेकिन हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान को जो जमीन मिली, एक इस्लामिक देश बना, उस पर मुसलमानों का वैसा कोई ऐतिहासिक, सामुदायिक या भावनात्मक दावा नहीं था जैसे कि इजराइल पर यहूदियों का था। लेकिन पाकिस्तान की जमीन को तो मुसलमानों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और बल्कि ये भी मलाल जताया कि कश्मीर क्यों छूटा, वो भी चाहिए था, जूनागढ़ भी चाहिए था, हैदराबाद भी चाहिए था। इसी तर्क से फिलिस्तीन को भी वही जमीन क्यों चाहिए? क्या उन्हें किसी दूसरी जगह नहीं बसाया जा सकता? वहां पर धार्मिक जुड़ाव वाली बात क्यों खड़ी हो जाती है? इजराइल के साथ समस्या यह थी कि यह जमीन न केवल यहूदियों बल्कि ईसाई और मुसलमानों के लिए भी पवित्र धरती थी, लेकिन फिर भी यहूदियों का जो दावा है वो पहला है और सबसे पुराना है। यहूदी ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक मुल्क है, हम यहां से कहां जाएंगे। मुसलमानों के पास 50 से ज्यादा देश हैं, एक बहुत बड़ी अरब भूमि है। फिलिस्तीनियों का पुनर्वास वहां क्यों नहीं किया जा सकता, इस तथ्य पर भी दर्शकों को गौर करना चाहिए। तीसरा, ईरान से यह पूछा जाना चाहिए कि तुम हमास को लड़ने के लिए हथियार दे सकते हो तो फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ रहने के लिए ज़मीन क्यों नहीं दे सकते? यही सवाल 50 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्कों से भी पूछा जाना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ने पर अपने भाई बंदों को बसाने की बात आती है तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं। अगर फिलिस्तीन की दलील ये है कि यरूशलेम में हमारी मुकद्दस यानी पवित्र ज़मीन है और हम उसे नहीं छोड़ सकते, तो क्या वे तीर्थ यात्रियों की तरह सालाना आवाजाही करने का विकल्प नहीं चुन सकते? क्या वहीं पर बसे रहना चाहते हैं? और अगर वो ये कहते हैं कि जहां पर हम पहले से बसे थे
वहां अपने बाद आई किसी दूसरी प्रजाति या धर्म को नहीं बसने देंगे। अगर यही तर्क दुनिया के दूसरे मुल्क रोहिंग्याई, सीरियाई, अल्जीरियाई, मोरक्कन, बांग्लादेशी इत्यादि तमाम शरणार्थियों या घुसपैठ करने वालों पर लागू करें तब क्या होगा। एक और बात, इसकी वजह यह है कि मुस्लिम बहुसंख्या एक और बात इसकी क्या वजह है कि मुस्लिम बहुसंख्या वाले देशों में अल्पसंख्यक वर्ग ना के बराबर है। सांस्कृतिक बहुलता की बात अगर छोड़ दी जाए तो पूरी दुनिया में फैले मुस्लिम प्रवासियों को हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि दुनिया के दूसरे देश उन्हें न केवल रहने के लिए जगह दें बल्कि उनके धार्मिक कानून जैसे शरीयत का पालन करने से भी उन्हें ना रोका जाए। वे दुनिया में जिस जगह जाएंगे वहां पर प्राउड मुस्लिम की पहचान लेकर के जाएंगे, लेकिन जहां खुद अपनी बहुसंख्या वाले मुल्क हैं वहां पर दूसरे मजहबों की गर्वीली पहचान से उन्हें ऐतराज क्यों होता है। ये तो सभ्यता के संघर्ष वाली बात हो गई, जब आप किसी दूसरे को अपने स्पेस में रहने नहीं देना चाहते लेकिन खुद आप ये उम्मीद रखते हैं कि सब जगह पर आपको इज्जत के साथ समायोजित किया जाए, तो ये बात सोचने वाली हो जाती है। मैं बीते कई दिनों से सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ रहा हूं और यहाँ लोग इस मुद्दे को सिर्फ धर्म के नज़रिए से देख रहे हैं और उसी आधार पर बटे हुए हैं। विदेशी मीडिया या दूसरे देशों में बैठे लोग क्या लिख रहे हैं, मैंने अभी इस पर कोई बड़ा अध्ययन नहीं किया है और मेरी बात विशेष तौर से भारत के संदर्भ में है। इजराइल और फिलिस्तीन पर भारत में मुद्दे की बात कम और धर्म का मसला ज़्यादा है। मुस्लिम खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और उस समर्थन की बड़ी वजह उनकी धार्मिक भावना है। उन्हें हमास के आतंक से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू, खास तौर से जो दक्षिण पंथी रुझान है, वो इजराइल की तरफ है और इसकी भी वजह धर्म है, क्योंकि इजराइल का युद्ध उस धर्म के लोगों के खिलाफ है जिसके फोबिया से वो ग्रसित हैं। और कहीं भी जब धर्म की भावना हावी हो जाती है तो तथ्य और सत्य दोनों बहुत पीछे छूट जाते हैं। यह सच है कि युद्ध की कीमत दोनों तरफ की वो निर्दोष जनता चुका रही है जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी, सिर पर छत, इज्जत और शांति का जीवन चाहती है, लेकिन सोशल मीडिया के स्टेडियम में बैठे लोग हर रॉकेट के दागे जाने पर ताली पीटते हैं। मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारा स्टैंड हमारे देश के स्टैंड की तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय हित उसी में है और हमारा देश कहता है कि वो एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के पक्ष में है, लेकिन उसके लिए हमास के द्वारा इजरायली जनता के खिलाफ जो आतंक शुरू किया गया है उसका सख्त विरोध करता है। एक और बात कि दुनिया में किसी एक समुदाय का हक नहीं हो सकता, यहाँ पर सबका मिला जुला हक है और हर वो सोच जो ये कहती है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन हम घेरेंगे, सबसे ज़्यादा तादाद में हम रहेंगे, सारी जो सोच है दुनिया पर उस पर केवल हमारा ही सिक्का चलेगा, तो यह मनुष्यता के विरोध में एक विस्तारवादी सोच है जिसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।